हेलो सभी को नमस्ते। देवव्रत जी, दुग्गू जी, सानी जी, सभी को गुड मॉर्निंग है। सभी लोग एक बार लाइव आ जाए। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे। एक बार जो कल की क्लास हुई थी, कल तो 4 बजे हुई थी हमारे पेपर 1 की क्लास। जिन्होंने नहीं देखी वो एक बार जाकर देख लीजिए, क्योंकि कल एक क्लास हुई थी हमारे। एक बार कल एक हमारी क्लास हुई थी फर्स्ट पेपर की। आज भी होगी, कल भी हुई थी। तो वो जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख ले। और जो विगत 2-3 क्लासेस है उनमें जो है स्टूडेंट आ नहीं रहे, तो हमारी क्लासेस रेगुलर चलती है, तो रेगुलर आया कीजिए। अगर एक बार हमारा जो टाइमिंग है 11 AM और 4 PM, उस समय आप ग्रुप को और हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार चेक कीजिए। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो एक बार चेक कीजिए कि क्लास है या नहीं। कभी भी तो ऐसा हुआ कि कल क्लास हुई लेकिन स्टूडेंट आए नहीं थे, तो अगली बार ऐसा ना हो। सभी लोग जो है क्लास में समय पर जुड़ जाए। तो हम खुसरो को पढ़ रहे थे। तो हमने ये पढ़ा था विगत क्लास में। फुटकल रचनाओं में हमने क्या पढ़ा था? मोटे तौर पर भाषा के 3 रूप मिलते हैं हमें आदिकाल में। एक तो अपभ्रंश रूप है, दूसरा देश भाषा का रूप है, और तीसरा जो है प्राकृत रूढ़ियों से मुक्त था। इसमें क्या विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियां, क्योंकि खुसरो खड़ी बोली में लिखते थे, इसलिए वो अपभ्रंश से सबसे ज्यादा दूर मानी जाती है। इसलिए प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त थी, क्योंकि खुद जो हमारी खड़ी बोली भाषा है, जैसे हम मानक हिंदी भी कहते हैं आज, वो प्राकृत और अपभ्रंश से काफी भिन्न है। उसकी शब्दावली, उसकी उच्चारण या फिर उसके शब्द प्रयोग और बोलने की पद्धति सभी जो है उसकी पूर्ण रूप से अलग है। तो अपभ्रंश और खड़ी बोली का जो है रिश्ता थोड़ा दूर का है। इसलिए ये क्या है, प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त कौन सी थी? खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। लेकिन प्राकृत से सबसे ज्यादा करीब कौन सी थी? प्राकृत की सभी रूढ़ियों को लेकर कौन चलती थी? अपभ्रंश। और अपभ्रंश में हमें कितने मिलते हैं ग्रंथ? 4 मिलते हैं। देश भाषा में कितने मिलते हैं? हमें 8 मिलते हैं। तो जो अपभ्रंश में लिखी गई उसमें भी जो है अपभ्रंश में 3 प्रकार आ जाते हैं। अपभ्रंश में एक प्रचलित काव्य भाषा जिसे सिद्धों ने अपनाया, और सदुकड़ी जिसे नाथों ने अपनाया, और तीसरा प्रकार था शारंगधर और विद्यापति की बोली में जो अपभ्रंश लिखे गए, बोली भाषा मिश्रित अपभ्रंश। वो तीसरा रूप है अपभ्रंश का। तो हमने सिद्ध पढ़े थे। सिद्ध कौन है? बुद्ध धर्म की बौद्ध धर्म की एक शाखा है, वज्रयानी शाखा। उसी वज्रयानी शाखा का दूसरा एक नाम है सहजयान। क्योंकि सहजयान क्यों नाम है? क्योंकि सरप्पा जो है सहज जीवन पर बल देते थे। सरप्पा जो पहले सिद्ध हुए, वो जो है सहज जीवन पर बल देते थे। इसी कारण से वज्रयानी शाखा का एक दूसरा नाम सहजयान भी है। और उसी वज्रयानी शाखा से जो है सिद्ध सिद्ध जो है सिद्धों की शुरुआत हुई। वज्रयानी शाखा के जो तांत्रिक लोग थे, तांत्रिक योग मार्गी लोग, उन्होंने सिद्ध की परंपरा शुरू की। सिद्ध कहाँ के थे? पूर्व के थे। और सिद्ध सिद्ध अपने जो है सिद्ध किस प्रकार से रहते थे? वो एक तो मद्यपान करते थे, यानी कि शराब पीना। दूसरा मांस खाना। और फिर स्त्री संसर्ग करना। ये जो उनके मूल तत्व थे, इसके सहारे वो जीते थे। और इसी को वो महासुखवात कहते थे। स्त्री और पुरुष का आलिंगन बद्ध जोड़ा, इसे क्या कहते थे? वो महासुखवात। उसे जो है निर्वाण के समान जो है पवित्र माना गया है सिद्धों द्वारा। और उन्हीं सिद्धों के विरुद्ध में एक दूसरा पंथ खड़ा हुआ, उसका नाम था नाथ पंथ। नाथ पंथ के गुरु जो है गोरखनाथ, और गोरखनाथ के गुरु जो थे मच्छेंद्रनाथ, और मच्छेंद्रनाथ के गुरु कौन थे? जालंधरनाथ। तो जालंधरनाथ जो है पूरब से निकले सिद्धों से दूर, और पंजाब की तरफ बढ़ चले। हमने इसकी ट्रिक भी बनाई थी। पंजाब 5 नदियों का आब है।
तो इसी 5 नदियों से ये नाम पंजाब पड़ा है। और पंजाब नदी और नदी से जुड़ता क्या है? जल। इसीलिए जालंधर नाथ, जालंधर नाथ पूरब से निकलकर पश्चिम की ओर पंजाब की ओर चले गए और वहां पर उन्होंने अपना डेरा जमाया। वहीं की लोकल लैंग्वेज जो है उन्होंने सीखी और उनके शिष्य हुए जालंधर के शिष्य कौन हुए? मत्स्येंद्रनाथ। जल में क्या रहता है? मच्छी रहती है। तो जालंधर नाथ के शिष्य कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। और मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य हुए गोरखनाथ, जिन्होंने नाथ पंथ की शुरुआत कर दी पश्चिम में। तो पश्चिम में कौन है? नाथों का विकास हुआ। और पूरब में किसका हुआ? सिद्धों का। सिद्धों के विरुद्ध नाथ थे। जैसे सिद्ध क्या करते थे? मांस खाना, मदिरा पीना और स्त्री संसर्ग करना। और उसी के विरुद्ध नाथ क्या थे? नाथ थे शाकाहारी। और ये जो मद्य मांस करना, ये सब कुछ वो नहीं करते थे, उनके विरुद्ध में थे। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि दोनों के भी समान है। क्या है वो? जैसे दोनों भी ये मानते कि नाद और बिंदु से जो है जगत की उत्पत्ति हुई है। और दूसरा, गुरु की महत्ता है दोनों में ही। ये कुछ जो है समानता है। तो नाथ और सिद्धा हमारे सिलेबस में आदिकाल में काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, प्रश्न भी इस पर आते हैं। आप नाथ और सिद्धों को एक बार अगर समझ ले तो आपके बहुत से प्रश्न जो है परीक्षा में सही हो सकते हैं। तो नाथ और सिद्धों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जी अनुराधा जी, 11 बजे हर हर दिन 11 बजे सुबह हमारी हिंदी की क्लास होती है। और 4 बजे जो है पेपर 1 की क्लास होती है, नेट जेआरएफ पे पेपर 1 की। तो कल भी क्लास हुई थी, कल विद्यार्थी कम आए थे, आज भी क्लास होगी। इसलिए अगर कभी ग्रुप में अगर नोटिफिकेशन ना भी आए तो आपने सभी ने यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब किया है, तो एक बार आप 4 बजे और 11 बजे एक बार चेक किया कीजिए, 5-10 मिनट रुक कर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी वाईफाई बंद होता है या फिर कभी कभी लेट हो जाता है, कभी कभी जो सेटअप बनाने में लेट हो जाता है, तो कभी 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं शेड्यूल में। कभी लगाना अगर लेट हो गया तो इस कारण से आपको जो है हर दिन, अगर हर दिन तो हम पहले ही, जैसे ये क्लास तो हमने कल ही शेड्यूल करके रखी है, आज की दोनों क्लासेस। तो अगर कभी शेड्यूल नहीं होती, कभी लिंक भी नहीं आती, तो एक बार आपको 11 बजे और 4 बजे जो थोड़ा चेक करना है, 5-10 मिनट आकर, किसी को जाना नहीं है। और बीच में भी अगर क्लास थोड़ी देर रुक जाती है तो भी आपको थोड़ा रुकना है, ठीक है? जी निधि जी ने बता दिया है, जालंधरनाथ, मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ ये गुरु शिष्य परंपरा है, ये आपको याद होनी चाहिए। और इतनी आसान है कि जल में मछली रहती है, इतना अच्छा उन्होंने ट्रिक भी खुद ही ने ट्रिक बना कर दिया है जालंधरनाथ और मच्छेंद्रनाथ ने। और भी जालंधरनाथ पंजाब भी जाते हैं, पंजाब 5 नदियों का आब है। ये इतनी अच्छी ट्रिक है कि आपको याद होनी चाहिए, परीक्षा में आपको ये गलत नहीं करना। सिद्ध आपको पता चल गया, सिद्ध कौन है, नाथ कौन है। सिद्ध जो है, अगर पूछा जाए परीक्षा में कि बुद्ध धर्म की विकृत विकृत पंथ कौन सा था, बुद्ध धर्म का या फिर वज्रयानी का विकृत पंथ कौन सा था, तो आपको लगाना है सिद्ध। सिद्ध विकृत है, यानी कि बिगड़ा हुआ रूप। बौद्ध धर्म का बिगड़ा हुआ रूप कौन सा है? सिद्ध का है। तो ये भी प्रश्न आते, या मध्य मांस मदिरा का सेवन कौन करते थे, मासुकवाद वाला, ये सब कुछ आएगा तो आपको सिद्ध पर लगाना है। और कोई भी ऐसा अनैतिक बात किसी के साथ जुड़ती है तो वो सिद्ध ही होंगे, एक आपको याद रखना है। जैसे मद्यपान करना, मदिरा करना, स्त्री संसर्ग करना, इस सारे ऐसे अगर कोई बात आपको लिखी हुई दिखाई दे आदिकाल के बारे में, तो आपको सीधा सिद्ध पर टिक करना है। क्योंकि सिद्धों के अलावा ये ऐसी बातें नाथ नहीं करते थे और जैनों में भी ऐसी बातें नहीं थी। तो आपको ऐसे उल्टी पुल्टी बातें अगर दिखाई दे तो आपको सीधा सिद्ध लगाना है। लेकिन सिद्धों को याद करना मुश्किल भी है नहीं, सिद्धों और नाथों को। सिद्धों में कौन थे? सरप्पा थे, सरप्पा। और नाथों में कौन थे? गोरखनाथ। नाथों के नाथ गोरखनाथ, याद करके रखना है आपको, नाथों के नाथ गोरखनाथ, ऐसे जैसे गीत की तरह, नाथों के नाथ गोरखनाथ और सिद्धों के सरप्पा। और इसमें भी नाथों में नाथ में भी इधर नाथ है, गोरखनाथ में भी नाथ है, सिद्ध में भी स है और सरप्पा में भी स है। तो इस प्रकार से जो है आपको स को लेना है सिद्धों के लिए, और नाथों के लिए न, ये नाथ नाथ लेना है, नाथ के
गोरखनाथ, सिद्धों के सरप्पा। तो ये आपको याद रखना है। फिर हमने ये 3 जो प्रकार है इसको भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। जो 3 प्रकार है हमारे, कौन से 3 प्रकार है? आदिकाल के। आदिकाल में भाषा के 3 प्रकार मिलते हैं, 3 प्रकार की भाषाएं लिखी गई, और इसमें कुछ मुश्किल है नहीं 3 में। एक तो अपभ्रंश है, एक तो देश भाषा है, और तीसरी जो है प्राकृत से पूर्ण लगभग मुक्त, जो कि खुसरो की और विद्यापति की भाषा थी। खुसरो की भी पदावली में वो भाषा मिलते हैं, और नहीं, खुसरो की पहेलियों में और मुकरियों में, और विद्यापति की पदावली में ये भाषा आपको मिलती है। ये आपको याद रखना है। इसमें कोई डाउट है? उत्कल रचनाओं की 3 अभी ये जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट है, ये शुक्ल जी की किताब से ली गई है ये जानकारी, और शुक्ल जी हमारी परीक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट है। और डिंगल और पिंगल याद कर लिया आपने? डिंगल और पिंगल। एक बार मैं स्लाइड बदल देता हूँ, आगे की स्लाइड लेता हूँ, और सभी लोग डिंगल और पिंगल लिखिए। डिंगल और पिंगल क्या है? जो 10 स्टूडेंट अभी आ गए हैं सभी लोग लाइक कीजिए, और डिंगल और पिंगल का आंसर मुझे बताइए सभी लोग। मैं वेट कर रहा हूँ, सभी की कमेंट का वेट कर रहा हूँ मैं। डिंगल और पिंगल क्या है? कमेंट करना है सभी को। सबसे पहले कौन कर रहा है मैं देखता हूँ, तेजी से कमेंट कीजिए। डिंगल और पिंगल, डिंगल और पिंगल का अंतर क्या है? डिंगल और पिंगल, डिंगल और पिंगल, सभी लोग कमेंट कीजिए। डिंगल कौन होते हैं, पिंगल कौन होते हैं? किसको नहीं पता? कोई कमेंट नहीं कर रहा डिंगल और पिंगल। मधु कौशिक जी ने कमेंट किया है, कोई और करेगा कमेंट? डिंगल और पिंगल मैंने कल बताया था आपको, परीक्षा में आएगा प्रश्न, ये परीक्षा में आएगा। कोई जल्दी से कमेंट करे। पूजा जी ने कमेंट किया है, और कोई है जिसका उत्तर अलग है? प्रश्न पूछते ही लोग गायब हो जाते हैं। कोई नहीं? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। देखिए, पिंगल, पिंगल कैसे बनानी है हमें। देखिए, अभी जैसे आप चित्रकला ड्राइंग करते हैं ना, तो आपको पता है 3 कलर होते हैं। आर, ये हो गया जी, और बी। मूल रूप से 3 ही कलर होते हैं दुनिया में। हमें जितने कलर दिखते हैं ना, इन तीनों कलर से ही बनते हैं। आर यानी कि रेड, जी यानी कि ग्रीन, और बी यानी कि ब्लू, RGB। इसी से जो है दुनिया के सारे कलर बनते हैं। अगर किसी ने चित्रकला की हो तो उसे पता होगा, इसी 3 कलर की जरूरत होती है हमें दुनिया के सारे कलर बनाने के लिए। उसी प्रकार से जैसे हम कलर बनाते हैं, ब्लू को मिक्स करके ग्रीन के साथ, या फिर ब्लू को रेड के साथ मिक्स करके हम जैसे कलर बनाते हैं, वैसे ही हमको अभी पिंगल और डिंगल बनाना है। हम अभी पिंगल बनाने की रीति, जैसे बहुत से लोग हमारे यहाँ पर कुकिंग भी करते होंगे, तो अभी हम पिंगल, अभी पिंगल बनाना है हमें। जैसे रोटी बनाते हैं वैसे पिंगल बनाना है। तो पिंगल बनाने के लिए क्या लगेगा हमें? एक हम लेंगे अपभ्रंश को, क्योंकि अपभ्रंश का ही समय चल रहा है ना। एक तो हमने अपभ्रंश लिया, और फिर उसमें क्या डाल दिया? ब्रज को डाल दिया, और क्या बन गया? पिंगल बन गया। अभी हमको डिंगल बनाना है, डिंगे हाँकने वाला। तो डिंगल में हमें क्या लेना है? अपभ्रंश लेना है, और उसमें क्या डालना है? राजस्थानी। तो राजस्थानी डालने पर क्या होगा? डिंगल बन जाएगा। तो आपको मैंने
कल बताया था, सभी ने जो एक दो लोगों ने कमेंट किया लेकिन गलत किया। प्रश्न पूछने के बाद अभी अभी आप उत्तर दे रहे हो, मैंने उत्तर बताने के बाद। तो कल मैंने बताया था, आपको ट्रिक भी बताई थी, डिंगल क्या है पिंगल क्या है। क्यों बता रहा था वो ट्रिक? क्योंकि ऐसे सीधे याद नहीं रहता, कुछ कुछ तो आपको जोड़ना पड़ता है उसके साथ स्टोरी। बिना स्टोरी के कुछ याद ही नहीं रहता इंसानी दिमाग को। तो मैंने कहा था डींगे हाँकना, डींगे कौन हाँकता है? तो मैंने आपको बताया था, डिंगल आएगा तो राजस्थानी लगाना है आपको, डिंगल आएगा तो ब्रज लगाना है। जैसे आपने ये बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी होगी, बाजीराव मस्तानी। और एक ट्रिक बताता हूँ आपको पिंगल के लिए। ये बेसिक है, बेसिक। अगर आप बेसिक नहीं तैयार करोगे तो मैं आपको पूरी कक्षा पढ़ाकर, पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाकर कुछ फायदा ही नहीं आपको, अगर बेसिक नहीं आता। क्योंकि परीक्षा में बेसिक आता है और आपको बेसिक नहीं पता, आपने पूरा सिलेबस तो कवर कर लिया, फायदा क्या है? परीक्षा में तो आप फेल ही हो जाओगे। आपको पिंगल और डिंगल ही नहीं पता और आपका सिलेबस पूरा करके मैं क्या करूँ? पिंगल, जैसे आपने बाजीराव मस्तानी कितने ने देखी है फिल्म बाजीराव मस्तानी? यही पुणे की थी स्टोरी वो, यहाँ पर शनिवार वाड़ा है ना, वहीं पर रहते थे बाजीराव। तो उसमें एक गाना था, पिंगा ग पूरी पिंगा, सुना होगा आपने। तो वहां से याद कीजिए, पिंगा पिंगल। तो पिंगा वो गाने था ना, पिंगा ग पूरी पिंगा, पूरी यानी कि लड़की, मराठी। तो पिंगा ग पूरी पिंगा वाला एक गाना था, सभी ने सुना होगा, है ना? बाजीराव मस्तानी, गाने तो सुनते हो ना? कमेंट करो, सुना था या नहीं सुना था, देखा है या नहीं बाजीराव मस्तानी फिल्म। तो उसमें जैसे वो क्या होता है, वो गाने को याद कीजिए, गाने में क्या है, सारी लड़कियां क्या करती है, डांस करती है उसमें। तो वैसे ही डांस कहाँ पर होता है? ब्रज में होता है। ब्रज में कृष्ण जी के लिए उनकी गोपियां क्या करती है, पिंगा पिंगा करती है ना, डांस करती है ना उनके लिए। यानी कि वो जब बांसुरी बजाते हैं तो सारी गोपियां उनके पास आ जाती है। फिर जो लीला होती है वो एक लीला है, ईश्वर की लीला है। तो उस प्रकार से याद कीजिए आप, पिंगा वो जो सॉन्ग है ना उसके साथ याद कीजिए कि पिंगा सॉन्ग में कैसा था, सब लोग डांस कर रहे थे, उनको गोपियां मान लीजिए। तो गोपियां कहाँ रहती थी? ब्रज में रहती थी। तो पिंगा पिंगा सॉन्ग किसके साथ है? ब्रज के साथ। तो ये तो ट्रिक याद हो जाएगी आपको, क्योंकि डांस ये सब जल्दी याद हो जाता है ना? दोनों में से एक भी याद हो जाएगा आपको तो समझ जाओगे दूसरे को, क्योंकि है ही दो। एक याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो पिंगा से आपको याद करना है ब्रज। ब्रज में जैसे गोपियां नाचती थी ईश्वर के लिए, वो एक लीला थी। उसी प्रकार जो पिंगा जो सॉन्ग था वहां पर भी जो सब नाचती है सॉन्ग में, तो उसी प्रकार आपको जो है करना है। ठीक है? सभी ने देखा है सॉन्ग? देखा या नहीं बोलो तो, कोई बताएगा या नहीं? किसी ने देखा या नहीं सॉन्ग? हम्म, देखा है? सॉन्ग देखते हो, पढ़ाई नहीं करते, है ना? बस सॉन्ग दिखा दो सर, बाकी पढ़ाई बढ़ाई हमसे नहीं होती, है ना? पढ़ाई क्या होती नहीं है, सॉन्ग लेकिन देखने हैं। बाजीराव मस्तानी, बाजीराव की मस्तानी कौन थी? अगर पूछूंगा तो सभी उत्तर देंगे, है ना? बाजीराव की मस्तानी कौन थी? पूछूंगा तो सभी लोग, शुक्ल जी ने इसको जाली कहा था। जाली यानी पूर्ण रूप से। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, किसने पूर्ण रूप से इसको नकारा था? तो शुक्ल जी ने पूर्ण रूप से 1% भी नहीं माना था। कितना? 1% भी इसको सही नहीं माना, पूरा का पूरा जाली कहा। यहाँ पर देखिए उनका कथन था, ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, 1% भी सही नहीं है। पृथ्वीराज को पूरी तरह से नकार दिया था, लेकिन हजारी प्रसाद जी ने जो है इनके बाद थोड़ा सा मान लिया था, पूरी तरह से जाली नहीं है ऐसा कहा था। तो आपको यह याद रखना है कि शुक्ल जी ने
इसको जाली कहा था पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज रासो को। और ये पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई कौन है? चंद्रबरदाई में बोलूंगा तो आप सोनू सूद मत लगा देना। आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी ये फिल्म, है ना? देखी या नहीं? देखिए फिल्म। किस किसने देखी है फिल्म? पृथ्वीराज चौहान जी की। उसमें होता है ना सोनू सूद हीरो, वो चंद्रबरदाई का रोल ही करता है, तो वो चंद्रबरदाई यही है। तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, ये प्रश्न भी आता है। हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए, महाकाव्य लिखा गया है यहाँ पर केवल हिंदी लिखा गया है, खड़ी बोली नहीं। खड़ी बोली का महाकाव्य दूसरा है, यहाँ पर केवल हिंदी लिखी गई है, इसको याद रखना। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा गया, यहाँ पर कवि नहीं कहा गया, महाकवि कहा गया है। यहाँ पर का यहाँ पर का हिंदी आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें थोड़ा बदलाव कर दे तो उत्तर अलग हो जाएगा। तो शुक्ल जी ने इसकी आलोचना करते हुए क्या कहा था? ये ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और ना ही साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया था। हम यहाँ पर आगे बढ़ते। विद्यापति ने अपनी पदावली और अमीर खुसरो ने अपनी विभिन्न रचनाओं में जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का प्रयोग किया। खुसरो ने पश्चिम और विद्यापति ने पूरब की भाषा का प्रयोग किया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या कहना चाहते हैं शुक्ल जी? शुक्ल जी इतना ही कह रहे हैं कि विद्यापति और खुसरो ये दो लोग थे, उन्होंने क्या किया है? जनता की भाषा को अपनाया है। तो इतना लंबा चौड़ा जो लिखा है उन्होंने, उसका इतना ही अर्थ है कि उन्होंने जनता की भाषा को अपनाया है। और खुसरो ने कौन सी अपनाई है? खुसरो ने पश्चिमी अपनाई है, विद्यापति ने पूरब की अपनाई है, क्योंकि उनका घर भी पूरब में आता है भारत के। और खुसरो जो है दिल्ली के साइड रहते थे, लेकिन दिल्ली सेंटर में आता है, पश्चिम में भी नहीं आता। लेकिन आपको याद करना है, खुसरो पश्चिमी और विद्यापति पूरब। पूरब की भाषा विद्यापति की है, पश्चिम की भाषा कौन सी किसकी है? खुसरो की पश्चिमी है। खड़ी बोली का हमारे सिलेबस में वो रचना लगी हुई है, और वो है आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की प्रिय प्रवास 1914 की रचना। उसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और वहां पर ही शुक्ल जी टांग अड़ा देते हैं उसको और कहते नहीं, ये महाकाव्य नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकी जनता अपनी हिंदी साहित्य के बाकी आलोचक मानते हैं प्रिय प्रवास खड़ी बोली का महाकाव्य। उन्नीस सौ 14 प्रिय प्रवास महाकाव्य, ये महाकाव्य है प्रिय प्रवास हरिओत का। यहाँ पर प्रिय का अर्थ क्या है? प्रिय यानी कि भगवान कृष्ण, और प्रवास क्योंकि वो अपने गोकुल को छोड़ के चले जाते हैं। गोकुल को छोड़ के चले जाते हैं। प्रिय कौन है? कृष्ण जी का ही, कृष्ण जी के लिए यहाँ पर प्रिय शब्द लिखा गया। वो प्रवास करते हैं, यानी कि अपना गांव छोड़कर चले जाते हैं, अपनी गोपियों को, राधा को, सबको छोड़कर जो है दूर चले जाते हैं। तो ये प्रिय कृष्ण जी जब जाते हैं चलकर, तो इसे ही
इसी से ये शब्द बना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, प्रिय का प्रवास, प्रिय जब दूर चला जाता है। और फिर वहां पर वियोग दिखाया गया है गोकुल का, गोकुल के नागरिकों का। जब कृष्ण चले जाते हैं तो उनके बाद क्या होता है। अभी भ्रमर गीत सार में भी वही है। भ्रमर गीत सार में कैसे, सूरदास जी का लिखा हुआ भ्रमर गीत सार, उसमें उद्धव जो कि किसके मित्र है, भगवान कृष्ण के मित्र है, उद्धव जाते हैं ब्रज में, और ब्रज में जाकर वहां की गोपियों को समझाते हैं कि कृष्ण जी का ध्यान छोड़कर आपको योग का ध्यान करना चाहिए। तो वहां पर आए बड़े जोगी इसे कह के उलाहना कौन देती है, गोपियां देती है, ब्रजवासी देते हैं, और उनको बोलती है कि काशी चले जाओ क्योंकि वहां पर योगी लोग रहते हैं, जोगी लोग रहते हैं। तो ये सभी आपको अगर आप कनेक्ट करके देखोगे, सभी बिंदुओं को कनेक्ट करोगे, तब आपको सिलेबस समझ आएगा, तब आपको साहित्य समझ आएगा कि आपको कनेक्ट करना है बिंदुओं को, हेडलाइन को याद करना है। हेडलाइन में भी सब कुछ होता है। हिंदी साहित्य ऐसा साहित्य, हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जिसमें जो है सभी के जो हेडलाइंस होते हैं, टाइटल्स होते हैं, उसी में सब कुछ रचना होती है। प्रिय प्रवास से ही आपको जो है पूरी रचना समझ आ सकती है। इतना आपने समझ लिया तो आपको पूरी रचना समझ आती है। बहुत से स्मार्ट स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो हेडलाइन पढ़ लेते हैं और हेडलाइन के अनुसार ही जो है पूरा लिख भी देते हैं बड़े बड़े पैराग्राफ पेपर में, और पास भी हो जाते हैं। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए आपको, थोड़ा याद रखना चाहिए प्रिय क्या क्यों लिखा गया है, प्रवास क्यों लिखा गया है। तो अभी आप देखेंगे सारी जो रचनाएं होती है उनके टाइटल ऐसे ही नहीं रखे जाते, उन टाइटल में पूरा सार होता है रचना का, पूरी रचना का सार होता है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा पृथ्वीराज रासो, उसी में सार है, पृथ्वीराज के जीवन के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए उसका नाम पृथ्वीराज रासो है। जैसे मुकरिया, खुसरो की मुकरिया का ही अर्थ है कि मुकर जाना, तो उसके हेडलाइन में ही सब कुछ होता है, हेडलाइन में ही सारा सार हो जाता है। तो 2 लाइनों में महाकाव्य के अर्थ समझ जाते हैं। तो हेडलाइन इतनी पावरफुल होती है। तो ये क्या है, प्रिय प्रवास क्या है, पहला महाकाव्य है खड़ी बोली का। खड़ी बोली, खड़ी बोली शब्द है यहाँ पर, हिंदी नहीं। हिंदी में 22 बोलियां हैं, उन 22 बोलियों में से एक बोली है खड़ी बोली, जो कहाँ पर प्रयोग की जाती है, दिल्ली और दिल्ली के आसपास की भाषा है, वहां की बोली है, जो कि आज वर्तमान समय में पूरा देश और विदेश में भी वही बोली का प्रचार प्रसार हो चुका है। तो आज आप भारत के किसी भी कोने में चले जाए तो वहां पर भी आपको खड़ी बोली बोलने वाला हिंदी वाला व्यक्ति मिलेगा। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, दिल्ली और दिल्ली के आसपास खड़ी बोली बोली जाती थी। ठीक है, आपने पिंगल और डिंगल समझ लिया, आपने गाना भी सुन लिया, कोई डांस तो नहीं कर रहा ना घर में गाना सुनकर। तो हम यहाँ पर से किस पर थे, हम थे विद्यापति और खुसरो भाई साहब पर। विद्यापति ने अपनी पदावली और अमीर खुसरो ने अपनी विभिन्न रचनाओं में जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा। तो यहाँ पर इतना घुमाकर जो शुक्ल जी बोल रहे हैं, इसका अर्थ कुछ और नहीं है, इतना ही है कि जो जनता बोलती है, बाजार की भाषा, हमारे घर की भाषा, वही वही लिख रहे हैं। लेकिन देखो इतना एकदम क्लिष्ट भाषा में लिख रहे हैं शुक्ल जी। आसान से बता दो ना जनता की भाषा, लेकिन बड़ा चढ़ाकर बताना ही पड़ता है क्योंकि ग्रंथ लिख रहे हैं, ग्रंथ में ऐसी ही भाषा प्रयोग की जाती है। तो लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम तो आसान से बताना है, भाषा को आसान करना ही हमारा काम है। तो जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच की कहे सुने जाने वाली पद्यों की भाषा। देखिए परीक्षा में ऐसा ही पूछा जाता है, ऐसे बड़े बड़े प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते, 3-4 लाइनों में पूछे जाते, लेकिन उसका अर्थ होता है 2 शब्दों का ही, दो शब्दों का ही अर्थ होता है उनका, लेकिन होती है 1-2 लाइनें, 4 लाइनें, लेकिन अर्थ होता है उनका 2 शब्दों का। जैसे इस बड़ी सी लाइन्स का अर्थ इतना ही है कि जनता की भाषा विद्यापति और खुसरो ने अपना ली, इससे बढ़कर उसका कोई अर्थ नहीं है। तो कुछ लेना भी नहीं है आपको, छोड़ देना, आपको सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ने होते हैं। ये बहुत कुछ असली रूप का प्रयोग किया। खुसरो की भाषा पश्चिमी थी, विद्यापति की पूर्वी, ये भी आपको मैंने बताया, ये भी आपको मैंने बताया था।
खुसरो की कहाँ की थे, एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए। खुसरो की भाषा कहाँ की थी? एक बार मैं स्लाइड भी बंद चेंज कर। खुसरो की भाषा कहाँ की थी? कोई बताएगा खुसरो की भाषा कहाँ की थी? कमेंट करो। अच्छा, खुसरो की भाषा पश्चिमी थी। और विद्यापति की? विद्यापति की कहाँ की थी? पूनम जी ने किया, आस्था जी ने किया, रेखा जी ने किया है पश्चिम पश्चिम। हाँ, खुसरो की पश्चिमी थी। और विद्यापति की? विद्यापति की? जी, विद्यापति की पूर्वी या पूर्वी। पूर्वी क्यों थी? इसका कारण भी एक है। विद्यापति कहाँ के थे? अभी जो वर्तमान में बिहार राज्य है, बिहार। बिहार सभी को पता है, बिहार राज्य। बिहार राज्य की राजधानी पटना। तो विद्यापति बिहार के थे। और बिहार कहाँ पर आता है भारत के? बिहार कहाँ पर आता है? पूरब में, इस साइड में आता है बिहार, इस साइड में। तो इसलिए उनकी भाषा पूर्वी है, क्योंकि वो बिहार से थे। तो ऐसे जोड़ कर पढ़ोगे तो याद रहेगा। विद्यापति बिहार के थे, बिहारी थे, तो इसीलिए उनकी भाषा भी पूर्वी है। ठीक है। और एक फैक्ट है उनके बारे में, दो तीन फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ। एक तो बिहारी शैव थे। क्या थे बिहारी? शैव। शैव आपको समझ आता है क्या होते हैं? शैव, शैव एक संप्रदाय है। शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और शक्ति शाक्त संप्रदाय। शैव संप्रदाय उस संप्रदाय को कहते हैं जिस संप्रदाय में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो व्यक्ति भगवान शिव, भगवान शिव भगवान शिव की आराधना करता है, उन्हें इष्ट मानता है, उनको गुरु मानता है, उन्हें ईश्वर मानता है, सबसे बड़ा ईश्वर, या फिर केवल उन्हें ही ईश्वर मानता है। शिव की, केवल शिव की पूजा करने वाले, केवल शिव को ईश्वर मानने वाले, शिव को सबसे बड़ा ईश्वर मानने वाले, वो होते शैव। तो विद्यापति क्या थे? शैव थे, भगवान शिव को मानने वाले। और दूसरा संप्रदाय, बड़ा संप्रदाय कौन सा है भारत में? वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में कौन आते हैं? जो भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के अवतारों को मानने वाले। विष्णु भगवान हो गए, श्री राम हो गए, कृष्ण जी हो गए, परशुराम जी हो गए, और फिर उनके बाकी अवतार, इन सभी को मानने वाले। उसके साथ विट्ठल जी, मैंने आपको बताया था, विट्ठल और रुक्माई, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ, वो भी विष्णु भगवान ही है। विट्ठल जो है, आपको मैंने एक बार तस्वीर भी दिखाई थी, सभी ने वो तस्वीर देखी है, क्योंकि वो महाराष्ट्र में उनको विट्ठल नाम से उनकी पूजा की जाती है। तो जो हिंदी पट्टी के विद्यार्थी है उनको नहीं पता होगा, लेकिन विट्ठल हमारे लिए सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वारकरी संप्रदाय, नामदेव का नाम जब जुड़ता है तो आपको ये विट्ठल भगवान के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। विट्ठल भगवान भी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए नामदेव भी वैष्णव ही है। और ज्यादातर जो हमारे साहित्य में जो कवि हुए हैं वो ज्यादातर वैष्णव ही है, क्योंकि वैष्णव, भगवान विष्णु के बहुत से अवतार थे, भगवान शिव के अवतार नहीं है। तो सीधा जो भगवान शिव की आराधना करते हैं उन्हें शैव कहा जाता है। और जो भगवान वैष्णव या फिर विष्णु भगवान के अवतार, भगवान राम हो गए, या फिर कृष्ण जी हो गए, या फिर विट्ठल जी हो गए, तो इन सभी की जो पूजा करते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है।
तो ये दो बड़े मत है और ये दो बड़े आपको मत याद रखने चाहिए। और तीसरा एक मत है शाक्त, जिसमें जो आपको बंगाल, जो हमारा बंगाल है, पश्चिम बंगाल, तो उसमें ज्यादातर आपको मिलेंगे। बंगाल में जो देवी की पूजा होती है खासकर, तो वहां पर जो है शाक्त संप्रदाय के लोग ज्यादा रहते हैं जो देवी की पूजा करते हैं। जो सारी देवियां है उनको आराध्य मानने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत रखा जाता है। तो आपको मोटे तौर पर ये संप्रदाय याद होने चाहिए। बाकी भी बहुत से संप्रदाय, जैसे भगवान गणेश जी का भी एक संप्रदाय है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, खास करके शिव और वैष्णव, ये दो इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए। तो आपको वैष्णव और शिव संप्रदाय याद होने चाहिए, उनका अंतर पता होना चाहिए। वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और शैव संप्रदाय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो शैव संप्रदाय के अंतर्गत कौन आते हैं? विद्यापति। विद्यापति शैव थे। जैसे आपको आगे चलकर छायावाद में आपको मिलेगी कामायनी। कामायनी पर शैव संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, वैसे जयशंकर प्रसाद खुद भी शैव थे जन्म से ही, तो ये भी बात है, इसलिए वो ज्यादा लोग मानते भी है कि उन पर शैवों का प्रभाव पड़ा ही होगा क्योंकि वो शैव थी। ठीक है, तो हमें ये याद करना है, जैसे विद्यापति पूरब के थे, बिहार के थे, इसलिए पूर्वी भाषा है उनका, और पश्चिमी भाषा खुसरो की है। और यहाँ पर शुक्ल जी का कह रहे हैं कि उनको बोलचाल की भाषा में, तो बोलचाल की भाषा से जनता की वही भाषा उन्होंने ली, लेकिन वो भाषा कौन सी? खुसरो जहां पर रहते थे। खुसरो कहाँ पर रहते थे? दिल्ली के आसपास। दिल्ली के आसपास की बोलचाल की भाषा क्या थी? खड़ी बोली, इसलिए उन्होंने पश्चिमी, उसे वहां पर पश्चिमी शब्द दिया गया, तो वही भाषा जो है खुसरो ने अपना ली। विद्यापति बिहार के थे, तो वहां की उनकी जन्म भाषा, उनकी मातृभाषा उसी की थी, तो उसी को उन्होंने आधार बनाया जो बोलचाल की भाषा थी। तो विद्यापति की भाषा में पूर्वीपन दिखाई देता है, खुसरो की भाषा में हमें पश्चिमी भाषा दिखाई देती है जो कि जनता की भाषा थी। अभी खुसरो पर आ जाते हैं हम। अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इसके फारसी, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर हिंदी शब्द नहीं है, हिंदी भाषा नहीं है, फारसी। फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। नामी यानी कि प्रसिद्ध, इतने प्रसिद्ध कि आज भी ये प्रसिद्ध है। आदिकाल के सबसे प्रसिद्ध कोई कवि है तो खुसरो ही है वर्तमान समय में। खुसरो के अलावा किसी और का नाम जो है वर्तमान समय में जनता को याद नहीं है। जनता को, साहित्य के विद्यार्थियों को तो याद होगा, लेकिन जो जनता में अगर आप खुसरो की पहले लेकर जाओगे तो किसी ना किसी ने सुनी ही होगी, वो चाहे कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, साइंस का हो, बूढ़ा हो, जवान हो, लेकिन खुसरो को सुना होगा। इसलिए प्रसिद्ध, तब भी प्रसिद्ध थे उनके वर्तमान समय में भी, और आज भी प्रसिद्ध है। और ये किसके जानकार थे? फारसी के जानकार थे। और आपको याद होना चाहिए फारसी प्लस अरबी, इससे ही क्या होती है? उर्दू भाषा का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है उर्दू। तो उर्दू में जो भी शब्द आपको दिखाई देते हैं वो सारे शब्द जो है एक तो फारसी से लिए गए होते हैं, या फिर अरबी से लिए हुए होते हैं, या फिर हमारे हिंदी भाषा से लिए हुए। तो आपको उर्दू के जो भी शब्द मिलते हैं वो उर्दू के नहीं होते, एक तो अरबी के होते हैं, फारसी के होते हैं, या फिर हिंदी के होते हैं। तो इन्हीं सभी का मिश्रण बनकर जो है उर्दू भाषा जो है आई है। और उर्दू भाषा हमारे 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में आती है, ये याद रखना है आपको। उर्दू आती है, और एक नेपाली भी 22 भाषाओं में आती है। आपको नेपाली से आपको भ्रम हो सकता है कि ये विदेशी भाषा है, लेकिन ये विदेशी भाषा नहीं है। नेपाली हमारे भारत की भाषा भी है, और भारत का पड़ोसी राज्य देश नेपाल, वहां की भी भाषा है। लेकिन 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में उर्दू भी आती है, नेपाली भी आती है। ठीक है, तो याद आपको ये रखना है उर्दू को। लेकिन अरबी फारसी नहीं आती, वरना अरबी फारसी को भी लगा दोगे। और उर्दू, ये भी आपको फैक्ट याद रखना चाहिए कि उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है, दोनों भी एक ही भाषा है उनकी।
राज्यभाषा यानी कि कामकाज की भाषा भी उनकी उर्दू है, और राष्ट्र की बोली भाषा भी उनकी उर्दू है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों उर्दू है। इसकी पाकिस्तान की, हमारी नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही राज्य भाषा है, हिंदी। राज्यभाषा हिंदी, और कामकाज के लिए कभी कभी हम अंग्रेजी का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजी को जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक उसको लागू किया जाएगा, ऐसा हमारे संविधान में था, इसलिए वो अभी भी लागू है। जब तक हटेगी नहीं तब तक रहेगी, हिंदी के सपोर्ट में, साथ में। तो अमीर खुसरो ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। यह बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदयी थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योगदान चाहते थे। तो खुसरो क्या थे? मिलनसार, विनोदी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो विनोदी, मिलनसार प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा बोली भाषा में ही बात करते हैं। बोली भाषा यानी कि जनता की भाषा। अगर आपको विनोद करना है तो पांडित्यपूर्ण भाषा में आप विनोद कर ही नहीं सकते। किसी को आपने देखा है क्लिष्ट भाषा, संस्कृत भाषा में एक चुटकुला सुनाऊं आपको मैं, आप समझोगे? नहीं, कोई समझेगा नहीं। अगर वही मैं आपकी बोली भाषा में, भोजपुरी में मैं अगर बोल दूं या फिर अवधी में बोल दूं तो सब हंसेंगे उसमें, अगर कोई चुटकुला मैं अगर सुनाऊं, क्योंकि उससे कनेक्ट कर पाते हो आप अपनी भाषा से। तो जब आपको विनोदी बनना है, जब आज भी आप कॉमेडियंस देखते हो बड़े बड़े, वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं? बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, ना कि क्लिष्ट हिंदी का। किसी विनोदी, कोई किसी कॉमेडियन को आपने देखा है वो एकदम पांडित्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करता है? नहीं। तो खुसरो थे ही बड़े विनोदी, मिलनसार लोग, मिलनसार व्यक्ति, सरहदी। इसलिए वो जनता की भाषा बोलना चाहते थे, इसलिए वो जनता के प्रिय बनना चाहते थे। तो जनता के प्रिय बनने के लिए क्या करना होगा? जनता की भाषा ही बोलनी होगी। तो ये आप अब ये ऐसे बिंदु अगर आप मिलाकर पढ़ोगे, ऐसे बिंदु, क्यों ये विनोदी क्यों थे, क्यों इनकी भाषा बोलचाल की थी, तो ये ऐसे सारे बिंदु जब मिल जाते हैं तब आपको याद रह जाता है। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध है। पहेलियां पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध है। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी। यद्यपि कुछ रसीले गीत, उनके गीत बहुत ही रसीले हैं। आज की अगर आपको इधर यूट्यूब पर चला दूं तो आप वही सुनते रहोगे, इसलिए मैं नहीं चलाऊंगा। अगर आप डिमांड करेंगे तो क्लास के एंड में हम खुसरो की एक गीत सुनेंगे। बहुत ही रसीले गीत लिखते हैं, आपको प्रिया साजन की सबकी याद आ जाएगी, इसलिए अभी के लिए नहीं। तो यद्यपि वो कुछ रसीले गीत, वो दोहे भी लिखते थे। तो याद रखना है, वो केवल पहेलियां और मुकरियां नहीं लिखते थे, लेकिन प्रसिद्धि उनकी पहेलियां और मुकरियों के लिए है। लेकिन उसके साथ उनके कुछ गीत और कुछ दोहे भी हमें मिलते हैं। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त यानी कि मिलावटपूर्ण, मिलाया गया हुआ, प्रक्षिप्त का अर्थ होता है मिलाया गया हुआ। और पीछे की जुड़ी पहेलियां, पीछे मैंने बार बार कहा है, शुक्ल जी का पीछे यानी कि बात का आगे जुड़ी हुई पहेलियां भी मिल गई है, इसमें संदेह नहीं। उदाहरण, हुक्के वाली पहेली। हुक्का व तंबाकू खुसरो के बहुत बाद जहांगीर के समय प्रचलित हुआ। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि खुसरो की जो भी हमें पहेलियां मिलती है उसमें क्या है कि कुछ पहेलियां ऐसी है जिसमें मिलावट मिलती है हमें, यानी कि उनकी मूल पहेलियों को तोड़ मरोड़ कर लिखा हुआ गया है, उसे प्रक्षिप्त कहा जाता है। तो मिलाया हुआ, इसका अर्थ आप समझ गए। और उसके दूसरा क्या कह रहे हैं कि पीछे की जुड़ी हुई पहेलियां। पीछे की जुड़ी हुई पहेलियां का अर्थ क्या है कि खुसरो की मृत्यु के पश्चात, उनके बाद किसी और ने उनके पहेलियों के साथ अपनी पहेलियां जोड़कर बेच दी। जैसे आपको ये देखिए कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये रचना आपको लगती है, सबको लगती है कि हरिवंश राय बच्चन जी की है, लेकिन ये हरिवंश राय बच्चन जी की है नहीं, ये सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। लेकिन आज भी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो, गूगल पर सर्च करो, किसी पर भी सर्च करो, लेकिन आपको ये कविता किसके साथ जुड़ी हुई मिलेगी? हमारे हरिवंश राय बच्चन जी के साथ जुड़ी हुई मिल जाएगी। तो ऐसे ही जो है खुसरो के साथ भी हुआ। आज भी बहुत सी कविताएं, जो हिंदी की बहुत सी कविताएं महादेव वर्मा और हरिवंश राय बच्चन के नाम से लिखी, मतलब बेची जाती है। कोई भी अपनी कविता लिखता है और नीचे हरिवंश राय बच्चन लिख देता है और व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर देता है, या फिर कोई शेर लिख देता है और नीचे गालिब का नाम लिख देता है और फॉरवर्ड कर देता है। तो गालिब के साथ तो ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, वैसे अन्याय खुसरो के साथ भी हुआ है।
तो आजकल भी जो कोई पहेलियां मुखरा लिख देता है अपने आप से और उसके नीचे खुसरो नाम लिख देता है, तो वही का जो है काम इनके साथ भी हुआ। तो यही जो है शुक्ल जी कहना चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण के लिए दिया हुक्का। हुक्का उस समय नहीं था जब आदिकाल में जो है खुसरो जब जीवित थे, तो उस समय हुक्का नहीं था। हुक्का तंबाकू एक पेड़ से निकाली जाती है, तंबाकू तो होगा लेकिन उसका प्रयोग नहीं होता होगा उस समय। हुक्का और तंबाकू का उस समय प्रयोग नहीं होता था जब खुसरो वर्तमान में थे, उनके विद्यमान थे। तो वो उसके बाद जहांगीर के समय में प्रचलित हुआ हुक्का और तंबाकू खाना और ये पीना और सब कुछ होता है। तो इनकी इस प्रकार की कोई पहेलियां मिलती है जिससे उनको पता लगता है कि जोड़ी गई पहेलियां है। बाद में किसी जो है नटखट आदमी ने इसको जोड़ दिया है, अपने अपना नाम न लिखते हुए खुसरो के नाम से उन्हें छपवा दी। तो ये बातें जो है खुसरो के बारे में शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में कही है। कौन से ग्रंथ में की है? हिंदी साहित्य का इतिहास। कब प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से? तो 1929 में। सही है ना? तो प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। ठीक है। खुसरो में कोई कंफ्यूजन है किसी को? जी जी, सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है, लेकिन बहुत से लोग की मानते हैं हरेंद्र बच्चन जी की मानते हैं। उसी वैसे खुसरो के साथ भी हुआ है, खुसरो के साथ अभी भी होता है, होते रहेगा। और हजारी और क्या गालिब के साथ भी होगा, और हमारे हरवंश बच्चन जी के साथ, महादेव वर्मा जी के साथ, ये सब कुछ होता ही रहेगा। ऐसा जोड़कर बताते ही रहेंगे लोग बाद में। तो खुसरो में तो आपको कोई है नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना खुसरो में? एक बार कमेंट करो सभी लोग, खुसरो में कोई दिक्कत तो नहीं है? करो सभी लोग कमेंट, जितने भी क्लास में हैं। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? ठीक है, मैं आपको एक खुसरो की एक आपको एक गीत सुनाता हूँ। ये जहाले मस्की। खुसरो की एक खुसरो का एक गीत है जो कि प्रसिद्ध है। सभी को आवाज तो आ रही है ना? कमेंट कीजिए, आवाज तो आ रही है? तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो गीत है ये है जहाले मुस्की। सखी पिया को मैं ना जो देखूं, कैसे बिताऊं अंधेरी रतिया। युवा पीढ़ी में काफी प्रसिद्ध है ये गीत, बाद में सुन लेना। तो ये रसीले गीत जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपको मैंने बता दिया कौन से रसीले गीत। अभी कोई पूछे तो बता देना कौन से थे रसीले गीत।
ठीक है, तो हम आगे बढ़ते। इनकी हिंदी की रचनाओं में दो प्रकार की भाषा का प्रयोग मिलता है। हिंदी की रचनाओं में कितने कितने प्रकार मिलते हैं? दो प्रकार मिलते हैं। किनकी? खुसरो की। खुसरो की हिंदी रचनाओं में दो प्रकार मिलते हैं हमें। ठीक है, तो पहला है ठेठ खड़ी बोली, बोलचाल पहेलियों, मुकरियों और दो सुकूनों में ही मिलती है, यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है। गीतों और दोहों की भाषा जो है ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा है। तो दो मिलते हैं, एक तो उनकी बोलचाल वाली खड़ी बोली और दूसरी कौन सी है? ब्रज। खुसरो में हमें ब्रज भी मिलती है। ठीक है, लेकिन ब्रज कहाँ पर मिलती है? गीतों में। जैसे मैंने अभी एक गीत आपको सुनाया, तो ऐसे गीतों में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, लेकिन पहलियों और मुखरियों और दो सुकूनों के लिए क्या है? उन्होंने किसका प्रयोग किया है? ठेठ खड़ी बोलचाल। ठेठ खड़ी बोलचाल का अर्थ क्या है? वर्तमान में जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं, तो उसका प्रयोग किया उन्होंने। तो हिंदी रचनाओं में, क्योंकि वो फारसी के भी ज्ञाता थे, तो उन्होंने दूसरी भाषाओं में भी रचना की, तो केवल हम हिंदी भाषा का यहाँ पर उल्लेख करें, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में केवल हिंदी है, फारसी हमको नहीं पढ़नी और आती भी नहीं हमें। तो हिंदी में दो प्रकार की भाषा उनका प्रयोग मिलता है, एक तो खड़ी बोली का, खड़ी ठेठ, ठेठ खड़ी बोलचाल। यहाँ पर उन्होंने शब्द प्रयोग क्या किया शुक्ल जी ने? ठेठ खड़ी बोलचाल के लिए, और दूसरे गीतों के लिए ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा की है। खुसरो की भाषा दीर्घ मुख्य परंपरा के बीच किसी अंश तक शायद कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा, पर यह निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहारित प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। तो इम्पोर्टेंट कथन है यहाँ पर कि शुक्ल जी क्या कह रहे हैं, उस समय के जो बाकी कवि थे उन सभी से जो है खुसरो अलग थे, क्योंकि सभी लोग क्या थे? जकड़े हुए थे प्राकृत की भाषा से। प्राकृत की वो जो चलती आ रही थी भाषा, प्राकृत के अपभ्रंश, उससे जकड़े हुए सारे कवि लोग थे, सारे चारण कवि, सारे रासो कवि। लेकिन उनसे अलग कौन है? उन सबसे अलग कौन है? उन सबसे अलग एक ही बंदा खड़ा होता है, वो है खुसरो। खुसरो सबसे अलग इसलिए क्योंकि वो ठेठ खड़ी बोलचाल में लिखते थे। एक तो विनोदपूर्ण रचनाएं करते थे, उनके जैसी विनोदपूर्ण रचना दूसरा कोई करता भी नहीं था। तो एक तो मुखरिया पहेलियां इस टाइप से मनोरंजन की बातें करते थे, मनोरंजन पद्धति का अपनाते थे और बोलचाल की भाषा अपनाते थे। इसलिए जो है शुक्ल जी यहाँ पर कहते कि खुसरो की भाषा दीर्घ मुख्य परंपरा के बीच किसी अंश तक शायद कुछ बदल गई होगी। तो दीर्घ परंपरा है, उसमें कुछ बदल गई होगी, लेकिन उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा, पर यह निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहार प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। तो जो उस समय के लोग थे उनसे काफी अलग था, ये तो निश्चित ही हो है, क्योंकि उनकी पहेलियां हमें मिलती है और वो खड़ी बोली में ही हमें मिलते। तो सीधे तौर पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि चारण काल और चारण के युग से जो है उनकी जो पद्धति, उनकी जो काव्य है, उनसे जो अलग है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। तो यहाँ पर कबीर को लेकर आ गए। शुक्ल जी को कबीर से चैन ही नहीं है, कहीं पर भी लेकर आ जाते हैं खुसरो कबीर को। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। अंततः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। तो यहाँ पर कबीर को लेकर आकर कबीर की आलोचना कर ही देते शुक्ल जी, आदि काल में खींच कर लेकर आते कबीर को। तो यहाँ पर कबीर का उल्लेख हो रहा है, तो ये आपको याद रखना है कि ये आदि काल में ही जो तुलना की जा रही है कबीर की। तो कबीर और खुसरो की तुलना करते हैं और कहते हैं कि कबीर भी बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते थे, खुसरो भी बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते थे,
लेकिन खुसरो का मकसद क्या था? खुसरो का एक ही मकसद था, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। सुना होगा आपने ये डायलॉग। तो वही, तो खुसरो का क्या था मुख्य उद्देश्य? जनता का मनोरंजन करना। लेकिन कबीर क्या थे? धर्म उपदेशक होते और धर्म का उपदेश देते थे। नए धर्म, कबीर पंथ, उनका एक पंथ आज भी चलता है कबीर पंथ नाम से। तो उनका क्या था? वो समाज के जो धार्मिक लोग थे उनमें बदलाव करना था उन्हें। दूसरों को किसी में बदलाव नहीं करना था, जैसा है वैसा रहे, जो जिस धर्म का उस धर्म का रहे, उनको उस पचड़े में पड़ना ही नहीं था। उनको सबको सबको सिर्फ एंटरटेनमेंट करना था, जो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो वहां पर, तो उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट करना था। लेकिन वहीं पर कबीर को क्या करना था? उनको जो धर्म है उसमें जो कुरीतियां थी उन पर वार करना था। जैसे वो लिखते हैं, जैसे काशी में जब तन तजे कबीरा, उसमें क्या कहते हैं कि जैसे काशी में मरने के बाद मोक्ष मिलता है, ऐसा कहा जाता है हिंदू परंपरा में। लेकिन काशी के थोड़ी ही दूर एक नदी के पार उस तरफ एक है दूसरी जगह मगहर। तो मगहर में अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसे नर्क मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो वहां पर भी वो जो कुरीतियां उसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, जब मृत्यु के समय पास जाते तो मगहर चले जाते काशी से, क्योंकि वो काशी के निवासी थे कबीर। तो अपने पूरा जीवन वो काशी में बिताते, लेकिन मृत्यु के जब समीप जाते तो वो मगहर चले जाते। और वो उनका ये कार्य करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था कि लोगों के कर्मों पर ही उनका जो है मोक्ष आधारित है। अगर उन्होंने जीवन पर्यंत इतनी साधना की है तो वो चाहे जस काशी तस मगर ऊसर, ऐसे कहते। जैसी मेरे लिए काशी है वैसी मगर ऊसर है। ऊसर का अर्थ होता है कि बंजर जमीन, जिस पर पीक जो धान कुछ उगता नहीं है, उसे ऊसर कहा जाता है। ऊसर एक नाट्य संग्रह भी है। किसका है ऊसर? भुवनेश्वर का। भुवनेश्वर एप्सेड नाटक के जनक है भुवनेश्वर, ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो ऊसर, ऊसर यानी कि जहां पर कोई धान, कोई पीक जो है उगता नहीं है, बंजर होती है जमीन, उसे ऊसर कहा जाता है। तो मगर ऊसर जगह थी जहां पर जाने पर लोग कहते थे नर्क मिलेगा, तो कबीर वहां पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार का काम जो है कबीर का है। और खुसरो का काम क्या है? मनोरंजन करना। तो यहाँ पर वो तुलना कर रहे शुक्ल जी। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन पर था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। अंततः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए थे। क्यों लिए हुए थे पोथियों का सहारा? क्योंकि उनको धर्म के बारे में बताएं तो धर्म ग्रंथ का आधार तो लेना ही होगा ना, धर्म का उल्लेख तो करना ही होगा अगर धर्म के बारे में बोलना है। तो इसलिए पोथी का आधार यहाँ पर किस में मिलता है? हमें पोथियों का आधार हमें कबीर में मिलता है, लेकिन उसकी अपेक्षा खुसरो में नहीं मिलता, क्योंकि खुसरो को धर्म से कोई लेना देना था ही नहीं। उनका सीधा लेना देना था मनोरंजन से। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। कल हम विद्यापति को पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जितना भी पढ़ा है हमने कम पढ़ा, लेकिन क्या है, हम ऐसा पढ़ना है हमें कि याद रह जाए। 2 अक्षर पढ़े लेकिन याद रह जाए हमें परीक्षा के लिए। 1000 पढ़ने से कोई फायदा नहीं है अगर आपको 2 अक्षर भी उसके याद नहीं रहते। तो हमने पिंगल और डिंगल का जो है हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। उसका उत्तर डिंगल क्या है, पिंगल क्या है। तो हमारी कक्षा में जितने भी आज स्टूडेंट थे उनका एक का भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो 90 साल की हुई हो जाए और अगर मैं आकर पूछूं डिंगल और पिंगल क्या है, तो आपको उत्तर आना चाहिए। ठीक है, तो गार्ड मान लो डिंगल और पिंगल की, और खुसरो की भी गार्ड बांध लो। आज हमने खुसरो को पढ़ा है, विद्यापति को भी पढ़ा है। विद्यापति की पूर्वी थी, खुसरो की पश्चिमी थी। और हमने ये 3 प्रकार पढ़े आदिकाल के। एक तो प्राकृत रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध यानी कि अपभ्रंश थी, उसमें सिद्धनाथ आते हैं, शारंगधर आते हैं, विद्यापति की बोली आती है। दूसरा क्या है? प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त, उसमें देश भाषा आती है। देश भाषा में 2 रूप मिलते हैं हमें, डिंगल और पिंगल। पिंगल क्या है? पिंगल में क्या है? जो ब्रज भाषा से मिश्रित है, ब्रज भाषा से मिश्रित प्राकृत यानी कि अपभ्रंश, उसे पिंगल कहा जाता है। वो राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश उसे डिंगल कहा जाता है। ठीक है, ऊपर येलो कलर में इसको दिखाया भी गया डिंगल और पिंगल क्या है।
हमने पुष्पराज रासो को भी फिर से एक बार रिवाइज किया कि पुष्पराज रासो को शुक्ल जी ने जाली ग्रंथ माना। वास्तव में ये पूरा ग्रंथ जाली है, लेकिन चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली का महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास। ठीक है, हरिओद की। फिर ये पिछले हमने पढ़ा था कि विशल देव रासो में ही हमें रसायन शब्द मिलता है और रसायन शब्द से ही क्या बना? रासो। रासो का अर्थ, रसायन का अर्थ क्या है? काव्य, काव्य से संबंधित। जो रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? रसायन से। रसायन शब्द कहाँ पर मिला हमें? विशल देव रासो में। विशल देव रासो क्या है? वीरगाथात्मक है या नहीं? एक प्रश्न का उत्तर दीजिए आखिरी। विशल देव रासो वीरगाथात्मक है या नहीं? जी जी अनु जी, कबीर समाज सुधारक थे, बिल्कुल। विशल देव रासो, उत्तर दीजिए, विशल देव रासो क्या है? वीरगाथात्मक काव्य है या नहीं? विशल देव रासो क्या है? कमेंट कीजिए सभी लोग। विशल देव रासो क्या है? वीरगाथात्मक है या नहीं? है या नहीं? विशल देव रासो वीरगाथात्मक है या नहीं? विशल देव रासो वीरगाथात्मक है या नहीं? निधि जी ने उत्तर दिया है नहीं है। हाँ आरती जी, जो शुक्ल जी से जो मुख्य बिंदु है वो इस पीपीटी में है, क्योंकि शुक्ल जी हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर जो भी आपने अभी जितने भी हमारे 10 क्लासेस हुई है उसमें जो शुक्ल जी ने जो प्रमुख कथन कहे हैं वो सारे कथन इस पीपीटी में है, शुक्ल जी की किताब से, क्योंकि शुक्ल जी हमारे साहित्य के आधार है, हिंदी साहित्य आलोचना की। तो उनके ही जो मुख्य बिंदु है वही परीक्षा में आते भी है, तो उनको ही हमने पीपीटी में स्थान दिया है। एक बार आप सभी लोग बताइए, विशल देव रासो था या नहीं? रेखा जी ने कहा नहीं है, मधु जी ने कहा नहीं है, नहीं नहीं, रेखा जी ने हाँ, बिल्कुल विशल देव रासो जो है वीरगाथात्मक नहीं था, क्योंकि हमने याद किया था 4 कौन सी थी? अपभ्रंश की थी। 8 कौन सी थी? देशभाषा की थी। कुल मिलाकर कितने ग्रंथ थे? 12, और 12 ग्रंथों में से 3 ग्रंथ 3 लोगों को अलग कर दिया था। एक विशल देव रासो नरपति नाल का, और फिर विद्यापति की पदावली और अमीर खुसरो, इन तीनों को बाहर करके शुक्ल जी ने कहा था कि इन तीनों में जो वीरगाथात्मक वर्णन नहीं मिलता, और बाकी जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे वीरगाथात्मक ग्रंथ हैं, इसीलिए हम इस काल का नाम वीरगाथात्मक काल रखते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद रखना है, ये बेसिक है। जैसे ABCD होता है उसी प्रकार का है आदिकाल का ABCD, तो ये ABCD आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ कौन कौन थे आज। कुछ नए स्टूडेंट भी दिखाई दे रहे हैं, रेखा जी, किशोरी जी, आरती जी, मधु जी और अनु जी, निधि जी, पूजा जी और आस्था जी, पंकज जी, जो भी स्टूडेंट है एक बार आप क्लास को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। पिछले विगत 2 क्लासों में जो है स्टूडेंट भी कम थे और कमेंट भी नहीं कर रहे स्टूडेंट। अभी लाइव होने के बाद आपको कमेंट करना है, फीडबैक भी देना है आपको, क्लास कैसी लगी, कुछ सुधार हो तो, कुछ सुधार सुझाव हो तो वो भी आपको लाइव क्लास के बाद में देना है कमेंट में सभी को। और रिकॉर्डेड क्लास आपके जो भी मित्र है जो लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते तो उनको रिकॉर्डेड क्लास शेयर करनी है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। सभी का धन्यवाद।